नमस्कार बच्चों, आप सबका आपके यूट्यूब चैनल सबकी पाठशाला पे स्वागत है। और ये हिस्ट्री का 4th यूनिट आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का, जिसके 3 यूनिट हम पहले ही कवर कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले वो देख लेना, उसके बाद आप अगर ये लास्ट वाला देखोगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा पूरा चैप्टर। बाकी इस चैप्टर में हमने सब कुछ कवर किया है। हर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, सब कुछ इसमें बताया गया है। एक एक चीज़ डिटेल में बताई गई है आपको पूरा। अगर आप लेक्चर देखोगे ढंग से तो आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। बाकी अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलो शुरू करते हैं। 4th यूनिट है हमारा सामूहिक अपनेपन का भाव। यानी कि अपनापन क्या होता है। सामूहिक मतलब हम लोग एक मतलब जैसे इंडिया में रहते हैं, ठीक है, तो हमारा जो पहचान है वो क्या है कि हम लोग भारतीय हैं, ठीक है। तो यही हमें एक अपनापन का भाव देता है कि हम लोग भारतीय हैं और एक देश में रहते हैं, एक पहचान है हमारी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद की भावना तब पनपती है जब लोग ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। जब वे एक दूसरे को एकता के सूत्र में बांधने वाली कोई साझा बात ढूंढ लेते हैं तो उनके अंदर अपनेपन की भावना जो है वो पनप जाती है, ठीक है। यानी कि उन्हें लगता है कि हम जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, तो उसके बाद अपनेपन की भावना जो है वो उनके अंदर आ जाती है। लेकिन राष्ट्र लोगों के मस्तिष्क में एक यथार्थ का स्वरूप कैसे लेता है। विभिन्न समुदायों, क्षेत्रों या भाषाओं से संबंध अलग अलग समूहों ने सामूहिक अपनेपन का भाव कैसे विकसित किया। सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई। इसके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थीं जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छा गया। इतिहास व साहित्य, लोक कथाएं, लोकगीत, चित्र व प्रतीक सभी ने राष्ट्रवाद को साकार करने में अपना योगदान दिया, ठीक है। यानी कि जो लोग हैं वो एक तो कैसे जुड़े कि भाई वो एक एक जो उनका एक लक्ष्य है कि भारत को आज़ाद कराना है, इसके लिए सभी लोग मिलकर के प्रयास कर रहे थे। तो संयुक्त प्रयास मतलब मिलकर प्रयास कर रहे थे, ठीक है। इससे वो एक दूसरे से जुड़ने लगे। इसके अलावा संस्कृति, ठीक है, कि भारत में जो लोग हैं उनकी जो संस्कृति है, जो परंपराएं हैं वो लगभग एक जैसी हैं, ठीक है। तो इससे वो एक दूसरे से जुड़ने लगे। इसके अलावा साहित्य, इतिहास की जो भारत का इतिहास है, क्योंकि अब जो भी भारतीय हैं उनके लिए जो इतिहास है वो एक ही जैसा होगा सबके लिए, कि अगर हम लोग गुलाम हैं तो सभी भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों के गुलाम थे। इसके अलावा साहित्य, लोक कथाएँ जो थी उस समय, गीत, चित्र और प्रतीक, ये सभी चीज़ों ने क्या किया, लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना पैदा की। जैसा कि आप जानते हैं, राष्ट्र की पहचान सबसे ज़्यादा किसी तस्वीर में अंकित की जाती है। इससे लोगों को एक ऐसी छवि गढ़ने में मदद मिलती है जिसके जरिए वे राष्ट्र को पहचान सकते हैं, ठीक है। यानी कि राष्ट्र यानी देश क्या है, तो उसके लिए एक चित्र तस्वीर जो है वो मतलब लोगों को एक क्या पहचान देती है कि राष्ट्र क्या है। तो इसलिए 20वीं सदी में राष्ट्रवाद के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लगी, ठीक है। नहीं, भारत क्या है, एक माता है, भारत माता है। देखो ये पहले तस्वीर बनाई गई थी भारत माता की, ठीक है, जिसमें भारत मतलब भारत की माता को भारत माता को एक सन्यासिन का रूप दिया गया था। और ये तस्वीर जो है वो अबिंद्रनाथ टैगोर ने 1905 में बनाई थी, ठीक है। यानी भारत माता क्या है, एक सन्यासिन है, सन्यासी, और उनके हाथ में देखो माला है इस तरीके से, ठीक है। और इस 20वीं सदी में राष्ट्र के विकास के साथ भारत की पहचान भी भारत माता की छवि का रूप लेने लग गई। इस छवि के निर्माण का आरंभ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने किया था और 1870 के दशक में उन्होंने मातृभूमि की स्तुति में वंदे मातरम गीत भी लिखा था। बाद में इसे उन्होंने अपने उपन्यास आनंद मठ में शामिल कर लिया। यह गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा में अबिंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि को चित्रित किया। इस पेंटिंग में भारत माता को एक सन्यासिन के रूप में दर्शाया गया। यह गंभीर, शांत,
दैवी और आध्यात्मिक गुणों से युक्त दिखाई देती हैं। आगे चलकर जब इस छवि को बड़े पैमाने पर तस्वीरों में उतारा जाने लगा और विभिन्न कलाकार ये तस्वीर बनाने लगे, तो भारत माता की छवि विविध रूप ग्रहण करती चली गई। इस मातृ छवि के प्रति श्रद्धा को राष्ट्रवाद में आस्था का प्रतीक माना जाने लगा। ठीक है, कि यानी कि हमें क्या करना है, भारत माता को गुलामी से आज़ादी दिलानी है। इस तरह की भावना जो है वो लोगों के अंदर पैदा होने लगी। ठीक है, और हमारा जो देश है वो क्या है, भारत माता है, जो आज भी हम कहते हैं भारत माता की जय बोले जाता है ना। तो इस तरीके से भारत माता को आज़ाद कराने के लिए जो लोग थे वो प्रेरित होने लगे। और इसकी शुरुआत जो थी वो किसने करी थी, आपको पता होना चाहिए। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने सबसे पहले इस छवि का निर्माण किया था और उन्होंने वंदे मातरम गीत भी लिखा था। राष्ट्रवाद का विचार भारतीय लोक कथाओं को पुनर्जीवित करने के आंदोलन से भी मजबूत हुआ। 19वीं सदी के आखिर में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू कर दिया। वे लोक गीतों व जनस्तुतियों को इकट्ठा करने के लिए गांव-गांव घूमने लगे। उनका मानना था कि यही कहानियाँ हमारी उस परंपरा संस्कृति की सही तस्वीर पेश करती है जो बाहरी ताकतों के प्रभाव से भ्रष्ट और दूषित हो चुकी है। अपनी राष्ट्रीय पहचान को ढूंढने और अपने अतीत में गौरव का भाव पैदा करने के लिए इस लोक परंपरा को बचाकर रखना ज़रूरी था। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर भी लोक गाथा गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करने निकल पड़े। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। मद्रास में नटेशा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ साउदर्न इंडिया के नाम से तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य होती हैं और ये लोगों की असली विचारों और विशेषताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति है। अब देखो ये कहना क्या चाहते हैं, मतलब हमें समझाना क्या चाहते हैं कि अब अगर देखो, सबसे पहले जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हमारे अंदर एक हीनता का भाव भर दिया, मतलब कि भारतीय लोगों की परंपरा कुछ भी नहीं है। ठीक है, वो तुच्छ हैं और जो पश्चिमी सभ्यता है, जो उनकी संस्कृति है वो महान है। ठीक है, अब लोग जो थे पश्चिमी सभ्यता को धीरे धीरे अपनाते जा रहे थे, तो इसलिए ये महसूस किया गया कि सबसे पहले लोगों को इस चीज़ का मतलब भाव आना चाहिए कि हमारी जो पहचान है वो क्या है। तो जो हमारे लोकगीत हैं, लोकगीत क्या होता है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में गाया जाता है वो लोकगीत होता है। ठीक है, तो जो लोकगीत है, जो संस्कृति है, वो हमारी पहचान है, जो हमारे साहित्य है वो हमारी पहचान है। तो इसलिए जो आंदोलनकारी थे वो किस लिए निकल पड़े, वो कि जो भारतीय साहित्य है, जो भारतीय इतिहास है, जो लोकगीत हैं, जो लोक कथाएं हैं, उनको इकट्ठा करने लगे और उनको गाया जाता था ताकि लोगों को इस चीज़ का एहसास दिलाया जा सके कि हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो महान है, वो अच्छी है। ठीक है, अब जैसे 15 अगस्त पे, 26 जनवरी पे जब देशभक्ति गाने चलते हैं तो हमारे अंदर कितना जोश आ जाता है। तो इसी तरीके से जो लोक कथाएं थी उसके माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से लोगों के अंदर जो है वो देशभक्ति की भावना पैदा करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाने लगा। जैसे जैसे राष्ट्रीय आंदोलन आगे बढ़ा, राष्ट्रवादी नेता लोगों को एकजुट करने और उनमें राष्ट्रवाद की भावना भरने के लिए इस तरह के चिन्हों और प्रतीकों के बारे में और ज़्यादा जागरूक होते गए। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा हरा, पीला, लाल तैयार किया गया। इससे ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते कमल के 8 फूल और हिंदू व मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करता एक अर्धचंद्र दर्शाया गया था। 1921 तक गांधी जी ने स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। यह भी तिरंगा सफ़ेद, हरा और लाल था। इसके माध्यम से गांधीवादी प्रतीक चरखे को जगह दी गई थी,
जो स्वावलंब का प्रतीक था। जुलूसों में यह झंडा थामे चलना शासन के प्रति अवज्ञा का संकेत था। ठीक है, इसके अलावा क्या हुआ कि जो अब स्वदेशी झंडा भी तैयार किया गया कि हमारी जो भारत है उसके जैसे हम अगर कहीं भी तिरंगा देखते हैं तो हाँ भाई भारत का झंडा है, वो भारत का प्रतीक है वो, इस तरीके से झंडा तैयार किया गया। और जो गांधी जी ने झंडा बनाया था उसमें 3 रंग का इस्तेमाल हुआ था, सफ़ेद, हरा और लाल। और झंडे के बीच में चरखे का उपयोग किया गया था जो किस चीज़ का प्रतीक था, स्वावलंब। ठीक है, इतिहास की पुनर्व्याख्या राष्ट्रवाद की भावना पैदा करने का एक और साधन था। 19वीं सदी के अंत तक आते आते बहुत सारे भारतीय यह महसूस करने लगे थे कि राष्ट्र के प्रति गर्व का भाव जगाने के लिए भारतीय इतिहास को अलग ढंग से पढ़ाया जाना चाहिए। अंग्रेजों की नज़र में भारतीय पिछड़े हुए और आदिम लोग थे जो अपना शासन खुद नहीं संभाल सकते थे। इसके जवाब में भारत के लोग अपनी महान उपलब्धियों की खोज में अतीत की ओर देखने लगे थे। ठीक है, जैसा भी उन्होंने उस गौरवमयी प्राचीन युग के बारे में लिखना शुरू कर दिया जब कला और वास्तुशिल्प, विज्ञान और गणित, धर्म, संस्कृति, कानून और दर्शन, हस्तकला और व्यापार फल फूल रहे थे। उनका कहना था कि इस महान युग के बाद पतन का समय आया और भारत को गुलाम बना लिया गया। ठीक है, यानी कि अब जो आंदोलनकारी हैं, जो भारतीय लोग हैं, वो अपने अतीत में मतलब पीछे के जो अतीत है, अतीत मतलब पीछे का समय, उसमें वो उन चीज़ों को ढूंढने लगे जिससे वो ये साबित कर सके कि जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय विज्ञान है, गणित है, धर्म है, वो सभी चीज़ें क्या है, महान है, अच्छी हैं। ठीक है, वो तुच्छ नहीं है। और भारतीय लोगों के अंदर इस चीज़ का भरोसा हो, विश्वास पैदा कर सके कि जो हमारा जो अतीत है वो एक अच्छा अतीत है। ठीक है, और जब हमारा जो जो मतलब ये देखो, ये इसमें जो लाइन लिखी है ना कि उनका कहना था कि जो हमारा युग, इस महान युग के जब पतन हुआ, मतलब जो समय, ये जो महान युग है हमारा जब खत्म हुआ तो उसके बाद भारत को क्या है, गुलाम बना लिया गया। इस राष्ट्रवादी इतिहास में पाठकों को अतीत में भारत की महानता व उपलब्धियों पर गर्व करने और ब्रिटिश शासन के तहत दुर्दशा से मुक्त करने के लिए संघर्ष का मार्ग अपनाने का आह्वान किया गया था। लोगों को एकजुट करने की इस कोशिश की अपनी समस्याएं थी। जिस अतीत का गौरवगान किया जा रहा था वह हिंदुओं का अतीत था। जिन छवियों का सहारा लिया जा रहा था वे हिंदू प्रतीक थे, इसलिए अन्य समुदाय के लोग अलग थलग महसूस करने लगे थे। ठीक है, यानी जिस अतीत का हम सहारा लेकर के भारतीय लोगों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना भरना चाहते थे वो हिंदुओं का अतीत था। और जिस छवि का वह सहारा ले रहे थे वो हिंदू प्रतीक थे। ठीक है, इसलिए जो अन्य समुदाय थे वो अपने आप को अलग थलग महसूस करने लगे। ठीक है, तो अब ये था हमारा ये पूरा चैप्टर जिसमें हमने चारों यूनिट को 1 बाय 1 कवर करा है और हर चीज़ को बताने की पूरी कोशिश की गई है। ठीक है, बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग।